ओके गाइस, तो कल हम लोग 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई जो ये केशवानंद भारती केस था, उन्होंने इस केस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल 42nd अमेंडमेंट को कहा। उन्होंने जो 31C में जो भी इन्होंने अमेंडमेंट किया है वो ठीक है और उसको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। फिर इसके बाद इसे मिनर्वा मिल का केस आया और मिनर्वा मिल के केस में इन्होंने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर रहे हैं 31C के से, तो वो चीज आप गलत कर रहे हैं। इस तरीके का आप अमेंडमेंट करके एफआर और डीपीएसपी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे बिगाड़ नहीं सकते हैं। आप उन दोनों को आपको प्रॉपरली ही रखना पड़ेगा जैसे कि वो हैं, ठीक है। लेकिन इसके तुरंत बाद की केस आता है संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस इंडिया कोकिंग कोल लिमिटेड। ये जो केस आया, ये आया आपका, इसमें जो मिनरवा मिल केस में जो डिसीजन दिया गया था कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पर सुप्रीम कोर्ट कहता है हमें डाउट है भाई, हमें बहुत डाउट है कि इस तरीके का जो आप कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमें इस पर डाउट है। हमको लगता है कि ये गलत है, आपको इस तरीके का डिसीजन नहीं देना चाहिए। न्याय जो कोर्ट है उसने बोला कि विधि मान्यता का प्रश्न मिनर्वा मिल के मामले में प्रत्यक्षतः अंतर्ग्रस्त था ही नहीं, मतलब दैट इज नॉट डायरेक्टली फैक्ट इन इशू इन मिनर्वा मिल्स केस। क्या चीज नहीं थी कि भाई कौन सही है, आर्टिकल 31C में जो अमेंडमेंट किया गया आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, क्या वो सही है या नहीं, ये मिनर्वा मिल केस में फैक्ट इन इशू ही नहीं था। इसीलिए हमको लगता है जो आप ये डिसीजन दे रहे हैं, ये डिसीजन, इसका इतना ज्यादा लीगल इंपॉर्टेंस है ही नहीं। और दूसरा ये कह रहे केशवानंद भारती में जब आप 31C को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं तो सेक्शन 4 भी जो सेक्शन 4 है इसका, वो भी संशोधित रूप में विद्यमान है, मतलब दैट इज ऑल्सो अमेंडमेंट के बाद वो है एक्सेप्टेबल है। तो हाउ कैन यू से दैट दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। फिर इसके बाद ये बोलते हैं कि भाई देखो, आप जो भी आपने करा है 31C के द्वारा, जो भी हम कर रहे हैं नीति निदेशक तत्वों को संवैधानिक निर्मुक्ति प्रदान। देखिए, अगर 31C में अगर हम डीपीएसपी को फ्री कर देते हैं कि भाई डीपीएसपी के अकॉर्डेंस में जो भी लॉ बनाया जाएगा वो एफआर को वायलेट नहीं करेगा, अगर हम ऐसा कर भी देते हैं तो इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे इफेक्ट कर रहा है, हमको तो नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इफेक्ट कर रहा है, हमको तो नहीं लगता कि वो खत्म हो रहा है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि हमको ये प्रॉपर नहीं लग रहा है, हमें ये ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए हम जो है ये मानेंगे कि ये जो लॉ है केशवानंद भारती वाला उसी को मानेंगे, ना कि मिनर्वा मिल्स केस को मानेंगे। फिर इसके बाद इस जो ये अब कंडीशन क्या हो गई, केशवानंद भारती कह रहा है संवैधानिक है, मिनर्वा मिल्स कह रहा है असंवैधानिक है। उसके बाद संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का केस आ जाता है, वो कहता है हम तो केशवानंद भारती को मानेंगे, हम नहीं मान रहे मिनर्वा मिल्स को, क्योंकि इसमें फैक्ट इन इशू ही नहीं था ये, और जब केशवानंद भारती की बेंच बड़ी थी तो हम उसी की बात मानेंगे। अब क्वेश्चन उठा कि भाई अब किसको माने, क्योंकि बाद वाला केस कह रहा है कि हम केशवानंद भारती को मानेंगे, हम मिनर्वा मिल्स को नहीं मानेंगे, और इसलिए क्या स्थिति होगी, एकदम डाउटफुल कंडीशंस हो गई। तो उन डाउटफुल कंडीशंस से निकलने के लिए हमारे पास केस आया तमिलनाडु वर्सेस एल अबू कबूर बाई। तो अब अबू कबूर भाई का केस जो आया, इसमें जो है कोर्ट जो है एकदम क्लियर करता है स्थिति, वो कहता है कि डीपीएसपी हम मानते हैं जस्टिसेबल नहीं है, बट कोर्ट को चाहिए कि वो इन दोनों के बीच में एडजस्टमेंट बना के चले, ना कि इन दोनों को लड़वाने का काम करे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई देखिए, इसीलिए हमें किसी भी टकराव को रोकना है, हमें सोशल इंजीनियरिंग को फॉलो अप करना है, ना कि
हम लोगों को दो चीजों के बीच में लड़ाई करानी है। और इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे उन्होंने डीपीएसपी को अनजस्टिसिएबल बनाया और एफआर को जस्टिसिएबल बनाया, जिससे कि हम लोग अपने फंडामेंटल राइट को ले सके स्टेट से और नीति निदेशक तत्वों के मामले में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो ही ना। क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हम कोर्ट से मांगेंगे तो लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बढ़ेंगे। दोनों के बीच में क्वेश्चन तो उठेगा ना कि दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं टकरा रहे हो। जब टकरा ही नहीं रहे हैं, केवल ये पॉलिसी का इशू है कि भाई पॉलिसी आप बना रहे हैं, फंडामेंटल राइट के ब्रेक में बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने जो लॉ बनाया वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा या नहीं करेगा। बट आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आप लॉ बना रहे हैं वो फंडामेंटल राइट को सपोर्ट करने के लिए बनाए, ना कि उन्हें वायलेट करने के लिए। ठीक है, तो इस केस में फिर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के सपोर्ट में जो उनका जो नेशनलाइजेशन होना था उसमें उसके लिए जो लॉ बनाए गए थे उन लॉज को इन्होंने क्या करा, लीगल डिक्लेयर कर दिया। और 39B और C में जो डीपीएसपी जो कि जो 39B/C में जो आपके ये दिए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उनको फॉलो अप करने के लिए बनाए गए थे। फिर नेक्स्ट केस आ जाता है देखिए अगली स्लाइड से हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। अभी अगला केस हमारा वैसे उन्नी कृष्णन का था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट अब अगर हम देखें न्यू डायमेंशन ऑफ डीपीएसपी, तो हम देखते हैं कि आज की डेट में कंडीशंस ऐसी हैं कि बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो बहुत सारे डीपीएसपीज हैं उनको हम एक फंडामेंटल राइट का स्टेटस दे रहे हैं। फंडामेंटल राइट का स्टेटस कैसे दे रहे हैं? लाइक डीपीएसपी है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। तो इस वाले डीपीएसपी को हमने क्या किया, इसको हमने बनाया इस टाइम पे फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और हमारे पास अब ये राइट है कि अगर मैं और कोई भी दूसरा व्यक्ति, भले ही वो मेल फीमेल, कोई भी अंतर नहीं पड़ता है कि वो कौन सी कास्ट का है या मेल है या फीमेल है, काला है गोरा है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट हम लोग अगर दो लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, हम लोग दो एक जैसा बिल्कुल वर्क कर रहे हैं, तो आप हमें इस बात पे आप मना नहीं कर सकते हैं कि वो जो है आपके जैसा काम करने के बावजूद वो गोरा है इसलिए हम उसको ज्यादा पैसे देंगे, आप काले हो आपको कम पैसे देंगे, या फिर कोई और डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड के आधार पर आप किसी को भी इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे देने से मना नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस आया ये हमारा आर्टिकल 21 में आपको सपोर्ट कर रहा है और आर्टिकल 121 के माध्यम से हमको ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कर रहा है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसके बाद आ जाता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन पहले केवल और केवल डीपीएसपी का पार्ट था, उसमें ये कहा गया था हम बच्चों को जो है फ्री शिक्षा देंगे इन फ्यूचर, जब हमारे पास ऐसे मींस होंगे कि हम बच्चों को एजुकेशन दे सकें इस लेवल की सभी बच्चों को, तो हम उन लोगों को क्या देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे। लेकिन 86 अमेंडमेंट एक्ट आया और 21A को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करा के प्रॉपरली आर्टिकल 21 में नहीं बल्कि आर्टिकल 21A में एक और अमेंडमेंट करके 86 अमेंडमेंट द्वारा इन्होंने क्या किया, राइट टू एजुकेशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए फंडामेंटल राइट एग्जीक्यूट कराया। राइट टू मैटरनिटी लीव, अब इसमें हमारे एक डीपीएसपी है कि भाई जो भी मम्मी से संबंधित मातृत्व से संबंधित उनको मतलब मातृत्व लीव दी जाएगी, सबको मैटरनिटी लीव दी जाएगी, जो पोषण का ध्यान रखा जाएगा, न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, राइट टू मैटरनिटी लीव दिया आर्टिकल 21 में। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे का राइट है कि वो इतने कुछ समय तक अपने जन्म के अपनी माता पिता के साथ रहे, अगर मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं देन। ठीक है,
राइट टू न्यूट्रिशन, पोषण आहार स्तर को सुधारने के लिए राज्य के द्वारा विधियां बनाई जाएंगी। आपका फिर अगेन एक डीपीएसपी था, तो हमें राइट टू न्यूट्रिशन दिया गया कि भाई आपको जो है खाना खाने का अधिकार दिया जाएगा, साफ पानी दिया जाएगा, आप अपने अंदर के न्यूट्रिशन को अच्छे तरीके से बढ़ाए रखें, बनाए रखें। इसके लिए हम आपको आर्टिकल 21 में क्या दे रहे हैं, एक और फंडामेंटल राइट दे रहे हैं। फिर आ जाता है राइट टू फ्री लीगल एड। राइट टू फ्री लीगल एड हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन में अगेन डीपीएसपी का बात है कि भाई जिसको भी जरूरत है लीगल एड की, उसको हम फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। पहले नीति निर्देशक तत्वों का मतलब यही है ना, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे कि हम किसी भी व्यक्ति को फ्री लीगल एड दे सकें। फिर क्या हुआ, फिर ये आर्टिकल 21 में आ गए फ्री लीगल एड के माध्यम से, और इन्होंने फ्री लीगल एड देने की स्टार्टिंग करा। और इस टाइम पे हम सब जानते हैं डालसा, सालसा, नालसा के बारे में, जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ तो लीगल एड क्लिनिक भी है, यू ऑल नो दैट। देन राइट टू हेल्थ। फिर अगर हम आ जाते हैं भाई स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य का अधिकार, हमारा जो डीपीएससी का पार्ट था, इसको भी आर्टिकल 21 में इंसर्ट करा करके इस टाइम पे हमें दिया जा रहा है राइट टू हेल्थ आफ्टर द केस ऑफ परमानंद कटारा। इसी तरीके के बहुत सारे राइट्स थे जो धीरे धीरे करके इन्होंने हमको प्रोवाइड कराए। अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे। हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा है कंक्लूजन के तौर पर कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट बड़े हैं या फिर आपका कौन बड़ा है, डीपीएसपी बड़ा है, बट यू शुड से दैट कि दोनों ही आपस में इक्वल स्टेटस रखते हैं, जिससे कि क्या हो, दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहे, दोनों के बीच में एडजस्टमेंट बना रहे। और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इधर से देखोगे तो एफआर है, इधर से देखोगे तो डीपीएसपी है, बट इस दोनों के अलग अलग साइड पे होने से ये नहीं होगा कि आप जो है एक तरफ से सिक्का देंगे तो सिक्का वैलिड रहेगा, आप ऐसे सिक्का देंगे तो वैलिड नहीं रहेगा। आप किधर से भी सिक्का दीजिए, सिक्का हमेशा वैलिड रहेगा, प्रॉपर रहेगा, और बगैर दूसरी साइड के पहला वाला साइड काम भी नहीं करेगा। एक साइड से सिक्का खाली और एक साइड से उसमें बना हुआ है तो वो सिक्का वर्क नहीं करेगा, वो मान लिया जाएगा खोटा सिक्का हो गया है। तो सेम विद आवर पार्ट 3 एंड पार्ट 4 है, हमारे यहाँ भी यही सिस्टम है कि भाई देखिए अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो उसके लिए उसको फॉलो अप कराने के लिए पॉलिसीज का होना भी जरूरी है। अगर हमारे यहाँ डीपीएसपीज हैं तो डीपीएसपी को आप किस तरीके से फॉलो अप कर, पॉलिसीज किस तरीके से बनाएंगे कि हम सभी लोगों को वो पॉलिसीज फॉलो अप करा सकें। इसीलिए आई एम सेइंग दैट दीज आर द टू फेसेस ऑफ कॉइन। सेकंड, बोथ आर पैरेलल। वी ऑल नो दैट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी दोनों साथ साथ काम करेंगे, ऐसे दोनों साथ साथ चलेंगे। पैरेलल मतलब समानांतर, दोनों समानांतर रूप से काम करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि वो दोनों अलग अलग रूप में काम करेंगे, पॉलिसीज इधर जा रही हैं, फंडामेंटल राइट्स इधर जा रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा। जब भी आप कोई लॉ बनाएंगे तो वो इस तरीके का होना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाए और कम से कम लोगों को नुकसान पहुंचाए। वी आर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ यूटिलिटी थ्योरी, ठीक है, यूटिलिटी थ्योरी, यूटिलिटेरियनिज्म, थ्योरी ऑफ बेनथम वी विल फॉलो इन द मेकिंग ऑफ एनी पॉलिसी। हम ये नहीं करेंगे कि एक व्यक्ति के लिए कोई पॉलिसी बनाए जिससे केवल एक व्यक्ति का फायदा है और बाकी सबके लिए उसमें नुकसान हो रहा है। हम लोग पॉलिसी ऐसी बनाएंगे कि भले ही एक व्यक्ति को फायदा जरूर हो रहा है लेकिन वो एक ही व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति अपने आप में क्लास है। ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति अपने आप में इंडिविजुअल है लेकिन कोई क्लास को मायने नहीं कर रहा है। क्लास इन द सेंस, क्लास की क्या मतलब, क्लास क्या होता है, क्यों आनंद? मैंने बोला वो व्यक्ति अपने आप में क्लास होना चाहिए, तो क्लास से यहाँ क्या मेरा मतलब है? हम जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि मिडिल क्लास और फाइनेंशियल बेसिस पे जो डिवाइडेशन होता है। नहीं, क्लास का मतलब ये होता है जैसे राइटर्स, ठीक है, राइटर अपने आप में एक क्लास है, बच्चे अपने आप में एक क्लास है, विमेन अपने आप में एक क्लास है, मेल अपने आप में एक क्लास है। इस तरीके से बहुत सारी क्लासेस हमारे यहाँ हैं, एक नहीं बहुत सारी क्लासेस को हम डिवाइड इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे एलएलएम अपने आप में एक क्लास है, एलएलएम फर्स्ट सेमेस्टर क्लास है, पर्टिकुलर ग्रुप हो गया एक,
मेरा मतलब क्लास से ये है कि एक जैसी सोच या फिर एक जैसी कंडीशन रखने वाले लोग, सबकी मैम सेम ऐसा तो कह सकते हैं, मैम ऐसा तो कह सकते हैं ना कि क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप। एक नहीं ग्रुप, एक्चुअली ग्रुप मतलब एक पर्टिकुलर, एक कोई भी इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए कि अभी आपने बताया नहीं, जैसे कि हर एक ही फील्ड के वर्क करने वाले व्यक्ति, जैसे एक ही चीज को वो, मेरे पास शब्द अभी याद नहीं आ रहा, जैसे कि मैम इसको ये कह नेतृत्व सकते हैं कि करना है। जैसे जैसे अगर फिजिकली डिसेबल पीपल्स है तो वो एक क्लास में आएंगे। बिल्कुल। हर प्रकार के अलग अलग तरीके से लोगों का एक अलग वर्क हो। जी हाँ जी, ये मतलब क्लास मतलब एक जैसा सोच रखने वाले या फिर एक जैसी, मतलब एक जैसी कंडीशंस को फॉलो करने वाले पीपल इन सेम क्लास। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ आने वाली क्लास, ठीक है, रेगुलर आने वाले लोग एक वर्ग का हिस्सा हो गए, इररेगुलर आने वाले लोग एक वर्ग का हिस्सा हो गए, मतलब एक क्लास हो गई। हमें लोग नहीं आते हैं। तो डिक्लेयर कर रहे यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, मत करो। खैर, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये एक क्लास के लिए बनाया हुआ कोई भी लॉ जो बनाया जाएगा वो एक क्लास के लिए बनाया जाएगा। किसी एक इंडिविजुअल के लिए अगर लॉ बनाया जा रहा है तो वो भी अपने आप में एक क्लास होना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी कि एक दूर दराज की विधानसभा में एक व्यक्ति के लिए एक ट्रेन चलाई गई क्योंकि उस बच्ची को एग्जाम देने जाना था। रिमेम्बर, एक बच्ची के लिए एक ट्रेन चलाई गई क्योंकि उसको दूसरी जगह एग्जाम देने जाना था और कोई मीन्स नहीं था उसके पास। ये सही है। ठीक है, तो वो बच्ची अपने आप में एक क्लास है। ठीक है, हो सकता है उसके जैसे 10-15 बच्चे और हों, हो सकता है कोई भी ना हो, पूरे गांव में एक ही पढ़ने वाली बच्ची हो, तो वो अपने आप में एक क्लास हो गई, उसका अलग स्टेटस हो गया। सेम विथ अदर एक एग्जांपल ले लीजिए कि भाई एक विधानसभा में केवल एक वोटर है, वो लद्दाख में एक विधानसभा है जिसमें केवल एक वोटर के लिए केवल एक पोलिंग बूथ बनाया गया, तो वो वोटर अपने आप में एक क्लास है। वो नहीं आ सकता था इसीलिए पोलिंग बूथ को उठा करके वहां ले जाया गया। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि अपने आप में क्लास होने पर ही किसी व्यक्ति के लिए लॉ बनाया जाएगा, अगर इंडिविजुअल है तो भी। लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम ज्यादा से ऐसे लॉ का निर्माण करें, ऐसा लॉ बनाएं जिससे कि ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे ज्यादा लोगों को फायदा हो। और फायदा कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अधिकार मिलेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी ड्यूटीज को फॉलो अप करेंगे। तो वी कैन से दैट कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। थर्ड पॉइंट कि जो हमारे डीपीएसपी हैं एंड फंडामेंटल राइट्स हैं वो पैरेलल हैं, टू फेसेस ऑफ कॉइन हैं, बट उन दोनों का एक सिंगल पर्पस होना चाहिए। वो क्या होता है सिंगल पर्पस? कि भाई देखिए, दोनों को ही किसके लिए काम करना है? पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे वो आपके डीपीएसपी हो। डीपीएसपी में हम ऐसी ही पॉलिसीज को बनाएंगे जिसमें कि हमारे जो पब्लिक वेलफेयर के काम ज्यादा से ज्यादा हो सके। सेम विथ फंडामेंटल राइट्स है, उसी एक्सेंट में हम अपने फंडामेंटल राइट्स को फॉलो अप करेंगे जिसमें कहीं पर भी पब्लिक के दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना हो। एक एग्जाम्पल, मैंने बच्चों में छोटी थी तो स्कूल जाती थी, तो स्कूल में एक स्टोरी थी, उसमें एक व्यक्ति रोड पर चल रहा था बहुत जोर जोर से, छड़ी ऐसे ऐसे हिलाते हुए। तो जो उसकी छड़ी थी वो पीछे एक व्यक्ति चल रहा था तो उसकी नाक पे टकरा जाती है। तो वो कहता है कि भाई देखिए आपकी छड़ी मुझे टकरा रही है। तो पहले वाला व्यक्ति क्या कहता है? सो व्हाट, इट्स माय फंडामेंटल राइट टू वॉक ऑन द रोड। मेरा ये फंडामेंटल राइट है कि मैं रोड पर वॉक करूं। तो दूसरा व्यक्ति बोला हाँ बिल्कुल आपका फंडामेंटल राइट है कि आप रोड पर चलें, लेकिन आपका फंडामेंटल राइट उस जगह पे खत्म हो जाता है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। योर फंडामेंटल राइट विल ओवर व्हेन माय नोज इज स्टार्टिंग।
ठीक है, जहां से मेरी नाक शुरू हुई वहां पे आपका फंडामेंटल राइट खत्म हो गया। आप मेरे को हर्ट करने के लिए अपने फंडामेंटल राइट का यूज नहीं कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग योर फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्ट मी, देन इट्स ओके। if you are using your fundamental right to hurt me, और आप ये सोचो कि आपका जो फंडामेंटल राइट है उस फंडामेंटल राइट को आप यूज करके किसी भी और व्यक्ति को कोई भी दिक्कत पैदा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आप तब तक कोई भी फंडामेंटल राइट का यूज नहीं कर सकते हैं जब तक कि मेरे को उससे नुकसान नहीं हो रहा है। अगर आप मेरे को उससे नुकसान हो रहा है, दैट इज पब्लिक वेलफेयर को उससे कहीं ना कहीं अगर नुकसान हो रहा है, तो आपका फंडामेंटल राइट फिर आपका फंडामेंटल राइट नहीं हो जा रहा है, वहीं पर उसके ऊपर क्या लग गया, बैन लग गया। और सेम विद आर्टिकल 19 के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, वो इसी ग्राउंड को फॉलो अप करते हुए दी गई हैं। अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें तो उसमें हमें पहला फंडामेंटल राइट हमारा क्या है आर्टिकल 19 में, कि भाई कोई किसी भी व्यक्ति को राइट टू स्पीच होगा, करेक्ट। इसका जो हम देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2, तो उसमें हमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं कि भाई देखो इस तरीके से हम इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं, कौन बताएगा? देखिए, तो हमारा आर्टिकल 19 है, वो कह रहा है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19 क्लॉज 1 ए, सब क्लॉज ए। इसके बाद ये आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कह रहा है नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। देखिए कह रहा है कि कोई भी आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 ए में कोई भी व्यक्ति स्टेट को ऐसा कोई भी लॉ बनाने से नहीं रोकेगा। कैसा लॉ बनाने से नहीं रोकेगा? जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज करता है। किस पर? बोलने पर रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर रहा है कि आप बोल नहीं सकते हैं। अगर हम ऐसा लॉ बना सकते हैं, कब बना सकते हैं? जब हमारे पास इनमें से कोई भी एक ग्राउंड है या फिर सारे ग्राउंड है या फिर इनमें से मिलता जुलता कोई ग्राउंड है। तो पहला क्या है? इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी, जो हमारे प्रभुत्व संपन्न देश मतलब सोवरेन कंट्री को नुकसान पहुंचाने वाला अगर स्टेटमेंट आपके द्वारा कोई दिया जाता है, तो हम उसको रोकने के लिए कोई भी लॉ बना सकते हैं। क्या ऐसा कोई लॉ बनाया गया है जो हमारी प्रभुत्व संपन्नता, हमारी सोवरेनिटी को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको हम पनिश कर सकें? तो वी कैन से दैट यस, इन आईपीसी राज्य के विरुद्ध अपराध मतलब क्राइम अगेंस्ट स्टेट, सेक्शन 121 से स्टार्ट होता है, जिसमें हमारी सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाने वाले सभी लॉज को हम क्या कर रहे हैं? वॉइड बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कुछ भी बोलेंगे जो हमारे देश की सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाएगा, तो हम आपको वहां पर सजा दे सकते हैं, हम आपको वहां पे पनिश कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सेम विद 124A की बात कर रहा है, ये 122 की बात कर रहा है। कह रहा है आप इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अगर नुकसान पहुंचाने वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? लॉ बना सकते हैं इस तरीके का कोई। तीसरा ये कह रहा है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, हम अपने स्टेट की सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं होने देंगे। आप सोचो, हम अपने स्टेट की सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए आपको बोलने का राइट दे दें तो हम नहीं देंगे। आप ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं जिससे हमारे स्टेट की सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए या खत्म हो जाए। लाइक हमारे पास हम लोग जो है जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करने, ठीक है, इस तरीके की जानकारी किसी व्यक्ति के पास है, किसी पर्सन के पास है कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, तो अब क्या होगा? हमने क्या किया? जाकर के सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पर ये बोल दी बात, या हम किसी और कंट्री के ऊपर लड़ाई करने जा रहे हैं, ये हमने किसी उसके ऊपर बोल दिया। अब स्थितियां बताओ क्या होगी, कंडीशंस। तो क्या होगा? पाकिस्तान जिसके ऊपर हम लड़ाई करने जा रहे थे, जिस कंट्री के साथ में, उस कंट्री को पता चल गया, उसने उल्टा हमारे ऊपर लड़ाई कर दी। तो इससे क्या हुआ? हमारे देश की सिक्योरिटी ब्रीच हो गई।
एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये केवल एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा। तो हमारे देश की सिक्योरिटी वहां पर क्या हो गई, ब्रीच हो गई। तो ऐसी सिक्योरिटी को ब्रीच करने वाला कोई भी स्टेटमेंट देने के से रोकने के लिए आपके ऊपर कोई भी एक लॉ बनाया जा सकेगा। कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं भाई हमारे फॉरेन कंट्रीज के साथ में। लाइक मान लीजिए हमारे बड़े अच्छे संबंध है अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, इसके अलावा मान लीजिए बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, हमारी बहुत सारी कंट्रीज है उनके साथ हमारे बड़े अच्छे अच्छे संबंध है। हम लोग बड़े अच्छे से रहते हैं उन लोग के साथ में, वो हमारी पूरी तरह से हेल्प करते हैं, हम भी उनकी हेल्प करते हैं, और हम लोगों को जो है जैसे अच्छे पड़ोसी हैं, ठीक है, अच्छे दोस्त, भले ही कितनी भी दूर है, एक फोन पे हमारा काम हो जाता है। सेम विथ यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशन की बात कर रहे हैं हम कंट्रीज के। तो क्या करा, अब एक लड़का आया, एक व्यक्ति ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दिया जो हमारे फ्रेंड के खिलाफ है। हमारे कोई फ्रेंड के खिलाफ कुछ बोलता है तो हम क्या करते हैं, लड़ने को तैयार होते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, मेरा फ्रेंड है वो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। तो सेम भी इन्होंने कहा कि हाँ अगर कोई हमारे फ्रेंड के लिए कुछ भी बोलेगा तो हम ऐसा लॉ बना देंगे कि भाई आप बोल नहीं पाएंगे फिर। तो इनके पास तो एक ही तरीका है ना लॉ बनाना। तो इन्होंने क्या करा, अपने फ्रेंडली रिलेशंस को बचाने के लिए इन्होंने ऐसा लॉ बनाने का डिसाइड किया कि भाई हम के फंडामेंटल राइट को कर्टेल भी कर सकते हैं उस कंडीशन में, अगर आप हमारे किसी भी देश के साथ जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनको कर्टेल करने की या उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पब्लिक। मैम इसमें क्वेश्चन था मेरा। मैम क्वेश्चन ये है कि जैसे जो गवर्नमेंट हमारी जो फॉरेन पॉलिसी बनाती है किसी भी स्टेट दूसरे स्टेट को लेकर, अगर मैम उसमें भी कोई बंदा क्रिटिसाइज करता है तो ये तो मतलब वही हो गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे वो है। देखिए अगर कोई फॉरेन पॉलिसी बनाती है तो उसमें आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉलो अप हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर वो चीज आपकी फ्रेंडली रिलेशंस पर ही, फ्रेंडली रिलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज है, ठीक है, तो अगर उस पर कोई इम्पैक्ट डाल रही है आपके फ्रेंडली रिलेशन पर, देन इट विल बी पनिशेबल अंडर एनी एक्ट, ठीक है, और नहीं, वरना नहीं है जब तक कि वो फ्रेंडली रिलेशन पर नहीं इम्पैक्ट कर रही है। क्रिटिसाइज करने को बहुत सारी चीजें क्रिटिसाइज की जाती हैं हमारी कंट्री में, लेकिन जब वो हमारी किसी चीज को ऐसा नुकसान पहुंचा रही है कि उस नुकसान से फारिग होना या बच पाना हमारे हाथ में नहीं रह जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, लॉ बनाकर उस चीज को रोकने की कोशिश करते हैं। तो सेम विद आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2 है, जिसमें ये कहता है कि आप जो है कोई भी ऐसा लॉ बना सकेंगे, स्टेट से कह रहा है, जो आपके फ्रेंडली फॉरेन रिलेशंस को सपोर्ट कर रहा है और आपके द्वारा जो बोला जा रहा है वो आपके फ्रेंडली रिलेशन को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। ओके मैम, यस मैम। नेक्स्ट है पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर, भाई मैं बात कर रही थी पब्लिक वेलफेयर की बात जब मैं कर रही थी, किसी भी, भाई देखो पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, किसी भी चीज को शांतिपूर्ण तरीके से रखना। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना किसका काम होता है, पुलिस का काम होता है, जनरली स्टेट का काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तो उस पब्लिक ऑर्डर को ब्रीच करने की आप कोशिश करते हैं किसी भी समय, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको पनिशेबल हो जाएगा अंडर आईपीसी सीआरपीसी। तो अगेन हमारे बोलने के राइट पर इन्होंने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। डिसेंसी और मोरालिटी, भाई आप ऐसा कोई बात बोल रहे हैं जिससे कि सामने वाले की मोरालिटी पे या डिसेंसी पर नुकसान हो रहा है, मैं गालियां देना शुरू कर दूं अचानक से, ठीक है, तो क्या होगा, ये मेरा राइट टू स्पीच था बोलना, लेकिन मोरालिटी के विरुद्ध नहीं था, डिसेंसी में के विरुद्ध नहीं था। मैं अपनी डिसेंसी बना के नहीं रखूंगी, कंट्री की डिसेंसी बना के नहीं रखूंगी, सामने वाले पर्सन की डिसेंसी बना के नहीं रखूंगी, मोरालिटी में नहीं रहूंगी अपनी, तो क्या होगा, तो स्टेट के पास इसका राइट आ जाएगा कि वो आपके को रोकने के लिए कोई भी लॉ बना सकती है। इसीलिए आईपीसी में जो आर्टिकल सेक्शन 293, 294, 295 वाला पोर्शन है वो फॉलो अप करवाया गया, ताकि आप लोगों किसी भी व्यक्ति को ऐसे शब्दों का उच्चारण करने से या ऐसी हरकतों को करने से रोका जा सके जिससे कि सामने वाले की डिसेंसी या मोरालिटी पर आघात पहुंचता है, उसको नुकसान होता है, ठीक है। लाइक हम जैसे कोई लड़की सड़क पे जा रही है, ठीक है, और अचानक से
एक लड़का गाना गाना शुरू कर देता है, दिव्या जा रही है और शिव गाना गाना शुरू कर देता है। क्या कोई भी गाना गाना, कोई ऐसा गाना लाइक कोई गाना बताओ बच्चों, मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो थोड़ा खतरनाक है। कोई भी गाना गाना शुरू कर देता है लाइक जो उसको छेड़ने के लिए, ठीक है। अब क्या सिस्टम हुआ, दिव्या जा रही है, उसके लिए शिव ने गाना गाना शुरू कर दिया। अब शिव के ऊपर दिव्या ने कंप्लेंट कर दी कि भाई देखो ऐसा है, ये लड़का मेरे को रास्ते में छेड़ता है, ये गाना गा के छेड़ता है। अब शिव कहता है ऐसे कैसे छेड़ता हूँ, मैं तो वहां खड़े होके गाना गा रहा था, गाना गाना मेरा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है, मेरा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है मेरे को, तो मैं तो गाना गा सकता हूँ रोड पे खड़े होके। अब ये सामने से जा रही थी तो मैं क्या करूँ, तभी मेरे को गाना आया तो। दिव्या बोली नहीं, इन्होंने मेरे को देख के ही गाया था, मेरी डिसेंसी को और मोरालिटी को इन्होंने लॉस किया है, इन्होंने वायलेट किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो शिव बोले कि नहीं, मैं ऐसे कैसे तुम कह सकती हो कि मैं तुम्हें देख के गाना गा रहा था, कि जब मैं वहां से निकली तभी गाया ना, सबने देखा, देखो ये मेरे को देख के गाना गा रहे थे, इन्होंने ऐसे ऐसे किया। तो अब यहाँ पर क्या, हम शिव के ऊपर हमने क्या किया, तुरंत हमने इनके ऊपर कार्रवाई करी सेक्शन 294 295 में आईपीसी में, और हमने कहा कि बिल्कुल सही कह रही है दिव्या, आपका जो है फंडामेंटल राइट वहीं खत्म हो गया जहाँ पे दिव्या का फंडामेंटल राइट शुरू हुआ, और उस पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना आपका भी काम है, केवल और केवल एग्जीक्यूटिव या पुलिस नहीं करेगी, ये आपका भी राइट है, आपको भी उस पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना होगा जिससे कि आपके देश को नुकसान ना हो। पब्लिक ऑर्डर, आप बस जला दी, आपका राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, आप किसी चीज से गुस्सा हुए आपने बस जला दी, ऐसे थोड़ी ना जला सकते हो आप बस, आपको किसने राइट दिया पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का, ठीक है। और नेक्स्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उस व्यक्ति को उसका राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दिया जा सकता है, उसके ऊपर हम वैलिड रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो है इतने बड़े नेताओं से 1 रुपए की फीस ही वसूल ली जाती है हमारे कोर्ट के द्वारा, जो फाइन के रूप में, कि ठीक है आप आकर के डिफेमेशन करे हैं, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे हैं, आइए और 1 रुपया दीजिए। कितनी बेइज्जती की बात है, कोर्ट ने उनके ऊपर 1 रुपए की लगाई, और वो 1 रुपया भी बड़े सोच समझ के दिया कि मैं दूं ना दूं, 1 रुपया जो हम ऐसे दे देते को भी। मैम बहुत बड़ी रकम है वो। 1 रुपया बड़ी रकम कैसे है बताओ कमलेश? हाँ मैम, बस जो कोर्ट कह दे वही है सही। नहीं, कोर्ट कह दे वो सही कैसे है भाई? 1 रुपया बड़ी रकम है तुमने बोला, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ वाकई में दंड के रूप में, हाँ मैम, दंड के रूप में मूल्य की जो है कोई भी डिफिनेशन नहीं है। एक्चुअली नहीं, ये नहीं कह सकते। जो वो व्यक्ति था वो 1 लाख रुपए देने में भी सक्षम था। यहाँ पर जो उन्होंने लगाया, जो उन्होंने 1 रुपए का फाइन लगाया, उसका क्या मतलब था कि हम आपको अब आपके इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी आपको गिल्टी मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि आप गिल्टी हैं, आप आकर के 1 रुपया जमा कराइए, वरना फिर आप जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। यहाँ पर इतने बड़े नेता, इतने बड़े मंत्री, सब कुछ हैं आप, उसके बाद भी 1 रुपए का हमने आपके ऊपर फाइन लगा करके और आपसे वसूल कर लिया। दैट इज हमने मनवा लिया आपसे कि आपने ये गलत काम किया था, ठीक है। जब हम आपसे 1 रुपया पर मैम प्रशांत भूषण वाले मामले में तो कोर्ट की ही गलती थी, और उसमें भी उन्होंने उन पे कार्रवाई के लिए दंड लगाए थे। ऑलवेज राइट, वहां पे प्रशांत भूषण जी की ही गलती थी और वो अपनी गलती मानना नहीं चाह रहे थे, इस वजह से उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई थी 1 रुपए की, ठीक है। बॉस इज ऑलवेज राइट एंड कोर्ट 99% मामलों में सही ही होता है। 1% मामले ऐसे होते हैं जिसमें कोर्ट गलत हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत होता है, गलत हो सकता है, क्योंकि कोर्ट में जो जस्टिस बैठे हैं वो भी क्या है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग दे कैन बी रॉन्ग, बट एज ए जस्टिस दे कैन नॉट बी।
जब आपको किसी जिम्मेदारी भरे पद पर बिठाया जाता है या आप बैठे हैं, तो आपके अंदर आपका जो लीगल माइंड है अपने आप उस स्टेटस पे पहुंच जाता है कि आप कोई गलत काम ना करें। लाइक जब एज ए टीचर, ठीक है, जब मैं एज ए टीचर वर्क करती हूँ तो मैं अपने आप जब कॉपी चेक कर रही हूँ अगर आप लोग की, तो मेरा दिमाग उस टाइम पे ये नहीं होता है कि आप लोग मेरे बच्चे हो, मैं आप लोग को रोज पढ़ाती हूँ, अरे ये तो मेरा दोस्त है, ये व्यक्ति है, इसको तो ज्यादा नंबर देने पड़ेंगे। नहीं, वहां पर मैं कॉपी पे नाम देखती ही नहीं हूँ, मैं केवल ये देखती हूँ कि बच्चे ने क्या लिखा है, उसके बाद उसकी मेरिट पे जज करती हूँ। फिर उसके बाद ये कोशिश करती हूँ कि भाई देखो किसी डिजर्विंग बच्चे का नुकसान ना हो जाए, ठीक है। एज ए टीचर एक छोटी सी पोस्ट है मेरी, बहुत ज्यादा बड़ी पद पर नहीं बैठी हूं मैं, तब मैं इतना सोच सकती हूँ। तो वो तो जस्टिस है जिनके ऊपर पूरी एक कंट्री की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस, ठीक है। तो यू कांट से दैट कि वहां पर कौन रॉन्ग था कौन सही था, वहां पर यू शुड नॉट, आपको कमेंट करना भी नहीं चाहिए। वहां पर ये है कि सीधे सीधी बात है, अगर कोर्ट वहां पे एज ए जस्टिस कह रहा है कि आप गलत हैं, एज ए पर्सन आप बोलते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपने एज ए जस्टिस उनके ऊपर आरोप लगाया तो वहां पर हर एक व्यक्ति गलत हो जाएगा। एज ए जस्टिस मैं नहीं मान सकती कोई भी जज गलत हो सकता है, एज ए पर्सन दे कैन बी रॉन्ग। नेक्स्ट, डिफेमेशन आप करते हैं, अगर आप किसी की डिफेमेशन करने के लिए कोई भी गलत काम करते हैं या कुछ भी बकवास करते हैं या कुछ भी बोलते हैं, राइट टू स्पीच का यूज करते हैं, तो आपको जो है रोका जा सकता है। आर्ट सेक्शन हमारा पता है आप लोगों को कौन सा है, कौन सा सेक्शन है डिफेमेशन का? 499 499 499। हम 499 आईपीसी में लॉ बना करके आपको रोक सकते हैं। इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे आप किसी दूसरे व्यक्ति को इंसाइट कर रहे हो, उसे कह रहे हैं, उकसा रहे हैं कि भाई अबेट सौम्या एक काम करो ना, तुम एक थप्पड़ मार दो प्रशांत के, प्रशांत है क्लास में, ठीक है, तुम एक थप्पड़ मार दो प्रशांत के, मैं तुम्हें उकसा रही हूँ, बैठ के उकसा रही हूँ, तुमने क्या किया, एक थप्पड़ मार दिया, तो अब क्या होगा, मैंने उकसाया तो मेरे ऊपर तो लॉ, हमारा जो लॉ है, हमारी जो आईपीसी है, वो मुझे तो पनिश करेगी ही करेगी, सौम्या को तो पनिश करेगी क्योंकि उसने थप्पड़ मारा, बल्कि मेरे को भी पनिश करेगी, इसलिए क्योंकि मैंने सौम्या को इंसाइट किया। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहा अरे मेरा फंडामेंटल राइट था, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ किसी को, मैंने बोल दिया सौम्या को थप्पड़ मार दो, तो सौम्या ने क्यों मारा, सौम्या के पास क्या अपना दिमाग नहीं था, मैं सौम्या को कहूंगी कुएं में कूदो तो सौम्या कूद जाएगी क्या? अरे भैया तुमने उसे उकसाया कि भैया थप्पड़ मारो मारो मारो, तुम 10 दिन से उससे कह रही हो, उसने गुस्से में आके मार देंगे, ले मार दिया। तो इस तरीके के राइट टू स्पीच को हम बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, हम इस पर अपनी प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आर्टिकल क्लॉज 3, 4, 5, 6 है, इसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो ये हम क्यों लगाते हैं, ताकि पब्लिक वेलफेयर को मेंटेन कर सकें, वेलफेयर को आगे बढ़ा सकें, ना कि किसी व्यक्ति को हम रोकें। तो ये कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है और जो हमारे डीपीएसपी है, दोनों ही एक सिंगल पर्पस को सर्व कर रहे हैं, दैट इज पब्लिक वेलफेयर। At the last we can say that both are supplementary एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ, जैसे टाइम मैगजीन ने अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर को डिवाइडर एंड चीफ बोला, और कुछ सपोर्टर्स हैं उनकी मोरलिटी भी हर्ट हो रही है और डीफ्रेम भी हो रहे हैं, तो क्या यहाँ पर हम लोग लॉ बना के उस मतलब कंपनी या फिर जो भी एडिटर है उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते क्या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट देखो चुप है क्योंकि वो गवर्नमेंट के पद पर है, अगर वो एज ए पर्सन काम करने लग जाए तो अभी यहाँ पर डिफेमेशन लगा सकती है वो उनके, और अभी भी लगा सकती है, लॉ बनाने की जरूरत ही नहीं है, लॉ ऑलरेडी बना हुआ है, वो डिफेमेशन का केस अब भी चला सकती है। मैम उनके पास एविडेंसेस होंगे तभी उन्होंने ये वर्ड यूज किया होगा। अगर एविडेंसेस हैं तो प्रूफ कीजिए आप आर्टिकल वो सेक्शन 499 में, एविडेंस के साथ अगर आप कोई भी चीज बोल रहे हैं तो वो आपकी डिफेमेशन होती ही नहीं है। We all know that we all are the law student, हम सब लोग आईपीसी पढ़ चुके हैं। मैगजीन वगैरह ऐसे वर्ड यूज मतलब जल्दी करती नहीं है विदाउट एविडेंसेस या ऐसा कुछ। They are using then there should be any, कुछ ना कुछ होगा, अगर कुछ नहीं है तो मतलब क्या है उसका, तो फिर उसके ऊपर हम डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। इफ हम नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी महानता है।
फिर भी यहाँ मैम पर जो इन्होंने जो सपोर्टर्स है ये उनकी स्टेटमेंट मोरालिटीज भी दिया है हर्ट हो रही है। डिवाइडर इन चीफ, ये एक एज एक अ एक करके इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया डिवाइडर इन चीफ, ये इन अ पर्सन दिया होगा, नॉट टू द पोस्ट ऑफ पीएम ऑफ द मतलब पीएम ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को नहीं बोला है, इन्हें इन पर्सन बोला है, तो ऐसे तो कोई लॉ है नहीं। अगर उनको इन पर्सन ये फील होगा तो वो कोर्ट जा करके इसकी रिमेडी मांगेंगे। बट हमारे जो लॉज है उनमें ये नहीं कहा गया है कि आप किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पे कोई गवर्नमेंट पोस्ट के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, वरना वो क्रिमिनल हो जाएगा। ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। कि देखिए गवर्नमेंट पोस्ट के मैम खिलाफ देखिए वो यहाँ दे पर रहे हैं, अगर डिसेंसी और गवर्नमेंट मोरालिटी भी तो पोस्ट हर्ट वाला हो रही है। व्यक्ति हम्म, यहाँ पर डिसेंसी और मोरालिटी भी तो हर्ट हो रही है जो पब्लिक है। बात बिल्कुल सही है। अब सारे दिन मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, जो भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग बेवकूफ हैं, गधे हैं, उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। दिन में 10 बार ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ ये मानोगे कि सारे लोगों की डिसेंसी हो रही, लेकिन ये मैसेज चल कहाँ से रहे, पहले हमें ये तो पता चले। आप अपने राइट टू स्पीच को यूज कर रहे हो, तो मेरे पास भी राइट टू स्पीच है ना, मैं भी आपको पलट के बोल सकती हूँ। मेरे पास तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 का भी उपचार है, मेरे पास आईपीसी भी है, आई कैन केस करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं। आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल। आप लोग ने नाम सुना होगा हुसैन साहब का, MF हुसैन। वेट श्रेयांश अभी डिस्कस करते हैं जस्टिस कर्नन पर। MF हुसैन का केस सुने? यस मैम, यस मैम। कौन थे वो? पेंटर थी मैम, क्या पेंटर। करा था उन्होंने? उन्हें क्यों हमने देश से बाहर, वो क्यों देश से बाहर भाग गए, पहले ये बताओ। मैम उन्होंने मतलब हमारी जो दुर्गा है, लॉर्ड दुर्गा, उनकी उन्होंने बहुत ही ऑफ सीन पिक्चर ड्रॉ करी थी, पिक्चर ड्रॉ करी थी। केवल दुर्गा देवी की नहीं, बल्कि उन्होंने ऑलमोस्ट हर एक हिंदू देवी देवता की ऑब्सीन पिक्चर्स ड्रॉ करी थी, ठीक है। और इसके ऊपर क्या हुआ, जितने भी हिंदू आपके ऑर्गेनाइजेशंस थे सब उनके खिलाफ हो गए और उनको ये धमकी दे दी कि अगर आप इंडिया में वापस आए तो आपको मार दिया जाएगा। MF हुसैन एंड तक बोलते रह गए कि भाई देखो ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच का, लेकिन वहां पे क्या ब्रेक हो रहा था, वहां पर ब्रेक हो रहा था ऑब्ससीनिटी एंड मोरालिटी ऑफ द पर्संस, ठीक है। वहां पर पब्लिक ऑर्डर ब्रीच हो रहा था, लोग भड़क जा रहे थे उनके इस काम से। तो उनके ऊपर हमने क्या किया, राइट टू स्पीच के तहत उनके जितने भी पिक्चर्स थे उन सब के ऊपर हमने रोक लगा दी। हमने कहा नहीं, आप इन सब चीजों को यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, इफ वी टॉक अबाउट जस्टिस कर्नन केस, जस्टिस कर्नन एज ए पर्सन वो जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे थे, तो वो एज ए पर्सन दे रहे थे या एज ए जस्टिस दे रहे थे, पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा श्रेयांश तुम्हें। जस्टिस कर्नन का क्या केस था, दिक्कत क्या थी उनकी? श्रेयांश, श्रेयांश, इफ वी टॉक अबाउट जस्टिस कर्नन केस, तो हम सब जानते हैं जस्टिस कर्नन के केस में उनके ऊपर रिमूवल ऑफ जजेस की प्रोसीजर स्टार्ट कर दी गई थी, रिमूवल ऑफ जजेस की, ठीक है। अगर कलकत्ता वो वाले ना मैम, कलकत्ता के थे और कहीं के थे वो? नहीं कलकत्ता के नहीं थे, नहीं कलकत्ता के थे सर, मद्रास के। अच्छा, मद्रास के थे, वही तो मैंने ठीक बात। ट्रांसफर भी हुआ था सर, है ना, ट्रांसफर कर दिया उनका, उनको हटा दिया, सब कुछ तो कर दिया। इसके अलावा तुम उनसे क्या चाहते हो, उनको और क्या सजा दे दें? तो कुल मिलाकर के वी कैन से दैट द फंडामेंटल राइट एंड DPSP बोथ और ये शायद मैम शायद ये पहले ही शायद ऐसा मैटर होगा, मे बी। नहीं, ये तीसरा चौथा मैटर है, ये हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कमलेश, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली, तभी हमारा लॉकडाउन हो गया था, है ना। वी आर ऑन द मिडिल, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग जो थे वो रिमूवल ऑफ जजेस की प्रोसीजर डिस्कस कर चुके थे, और उसके बाद कौन कौन से केस हुए हम वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला केस हम जस्टिस रामास्वामी डिस्कस कर रहे थे इन द क्लास। जस्टिस रामास्वामी केस में आप लोगों को ये बताना था कि क्या केस था वो, जिसको आप लोग को पढ़ कर आना था, जिसमें से कोई भी
इसीलिए वो टॉपिक मैंने रोक दिया क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, बट आई वाज नॉट टेलिंग यू टू यू बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ LLM और आपको ये पता होना चाहिए ताकि कोई आपसे पूछे तो आप आंसर कर सकें। दैट्स वाई मैं बता रही थी। तो वो कभी क्लास में सामने बैठ के ही बता पाऊंगी ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऐसे लैपटॉप पे या ऑनलाइन क्लास में कभी बता नहीं पाऊंगी मैं वो चीज। ठीक है, मेरे पास अगले सेमेस्टर में भी चांस है क्योंकि अगले सेमेस्टर में भी कॉन्स्टिट्यूशन का आपका एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि दोनों सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे से। और अगर हम आर्टिकल 21 के उसको देखते हैं, न्यू डायमेंशंस को देखते हैं, तो हम देखते हैं अधिकतर डीपीएसपी को हम धीरे धीरे करके एज ए आर्टिकल 21 के अंदर ही धीरे धीरे करके उन्हें इंक्लूड किए जा रहे हैं। और जिससे क्या हो रहा है, हमारे आर्टिकल 21 के माध्यम से हमारे फंडामेंटल राइट्स में वृद्धि होती चली जा रही है। इवन हमारे जो डीपीएसपी में राइट्स नहीं भी थे हमारे पास, ऐसे कुछ राइट्स भी हमको प्रोवाइड किए जा रहे हैं आर्टिकल 21 के माध्यम से। हमारे पास मीडियम क्या है इस टाइम पे, आर्टिकल 21 है आफ्टर द केस ऑफ मेनका गांधी। और इसमें जो है हमारे पास भले ही वो राइट टू प्राइवेसी हो, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी की बात हमारी डीपीएसपी नहीं करती है। वो नहीं कहती है कि आप भैया राइट टू प्राइवेसी के लिए लॉ बनाएंगे ताकि लोगों को राइट टू प्राइवेसी मिल सके। बट हमारे सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस तरफ गया, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा ठीक है आप राइट टू प्राइवेसी को सपोर्ट करने के लिए बनाइए, क्योंकि प्राइवेसी के बिना तो कोई व्यक्ति जिंदा ही नहीं रह सकता। उसके बिना तो व्यक्ति की डिग्निटी ही खत्म है। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेसी को सिक्योर नहीं कर पा रहा है तो किसी भी व्यक्ति को कंगाल होने से नहीं रोका जा सकता अगर उसके पास कुछ प्राइवेट नहीं है तो। लाइक एटीएम का पिन, अब सोचे एटीएम का पिन आपके साथ में पब्लिक कर दें तो किसी के अकाउंट में 25 रुपए भी होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। मैं तो ज्यादा बता रही, कम बता रही हूँ 25 रुपए। ठीक है, बाकी जो है इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि हमारे राइट टू फ्रीडम के लिए। स्कॉलरशिप कुछ लोगों की आई ना, सबकी नहीं आई ना, जब सबकी आ जाए तो बात करना मुझसे। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि आर्टिकल 21 में ऐसे राइट्स के आ जाने मात्र से क्या हुआ, हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कोप खुल गया अपने डीपीएसपीज को और आगे बढ़ाने के लिए। राइट टू क्लीन एनवायरमेंट से लेकर के राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तक का हमें राइट है आज की डेट में, जो हम गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। तो ये किस लिए करा गया, क्योंकि हमारे डीपीएसपी जो कि दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम फंडामेंटल राइट की मदद से जस्टिसिएबल बना सकें। तो वी कैन से दैट कि भैया हम दोनों में मतलब जो फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी कहना चाहते हैं कि भैया हम दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आप सोचो कि हम लड़ेंगे इनसे और ये लड़ेंगे हमसे, हम दोनों बिल्कुल नहीं लड़ने वाले हैं। हम लोग जो है आपस में एडजस्ट करके चलेंगे ताकि मैं फंडामेंटल राइट के घर ना जाऊं, ज्यादा परेशान ना करूं उनसे जाकर के। और फंडामेंटल राइट कहते हैं कि मैं भी ऐसे ही करूंगा, मैं किसी भी डीपीएसपी को तंग करने नहीं जाऊंगा, बल्कि अगर डीपीएसपी वाले आते हैं तो मैं क्या करूंगा, उनका सम्मान करूंगा, उन्हें बिठाऊंगा, उन्हें पानी वानी पिलाऊंगा, उनकी देखभाल करूंगा और उन्हें सबके पास जाने के लिए मैं उनका जो है क्या करूंगा, उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा देखो डीपीएसपी मेरे घर आए हैं और मैं इनको अब अपने साथ ही रखूंगा। तो दो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पैरेलल टू ईच अदर। हम दोनों जो है मिलकर साथ काम करेंगे, ना कि अलग अलग काम करेंगे। ये किसका कहना है, हमारे कोर्ट का भी कहना है। और डीपीएसपी और एफआर दोनों को अलग अलग चैप्टर में रखने का यही कारण था। फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसिएबल और डीपीएसपी को अनजस्टिसिएबल बनाने का भी यही कारण था, ताकि दोनों को साथ में काम करने से रोका ना जा सके, दोनों साथ में काम कर सकें। तो नेक्स्ट है हमारा, थैंक यू, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है मैम, स्लाइड नंबर 15 एक बार चला दीजिए प्लीज। थैंक यू मैम।
तो ये टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है आज। अब इसमें जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक के 2 पार्ट्स थे, पहला था फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। देखिए इसके लिए मैं कोई स्लाइड नहीं चलाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज के लिए मैं केवल 10 मिनट में अगले आपको बताने वाली हूँ। देखिए जहां पर अधिकार है वहां पे कर्तव्यों का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई भी राइट है और आपके पास कोई ड्यूटी नहीं है तो आप अपने राइट्स को कितनी भी अच्छी तरीके से फॉलो अप कर लें, आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी ड्यूटीज को नहीं फुलफिल कर रहे हैं। जब तक आप अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आपके राइट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है। राइट्स एंड ड्यूटीज बोथ आर वेरी नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल, ठीक है, टू फॉलो अप। तो इसीलिए राइट एंड ड्यूटीज को दोनों को फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को जब हम ड्यूटीज से जोड़कर देखते हैं तो हमें पता चलेगा जो किसी व्यक्ति की ड्यूटी है वो हमारा फंडामेंटल राइट भी है। जैसे कि हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, ठीक है, ये क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है न्यू वाली ड्यूटी जो जोड़ी गई थी 11th ड्यूटी। तो यही है कि हम अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उनको जो है पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और इधर हम देखते हैं आर्टिकल 21A, जिसमें ये कहा गया है सभी बच्चों को ये राइट होगा कि वो लोग स्कूल में जाकर के शिक्षा ले सकें, वो एजुकेशन ले सकें, उनके पास राइट टू एजुकेशन होगा। तो इसी तरीके से ड्यूटीज को फॉलो अप कराने के लिए भी फंडामेंटल राइट्स की जरूरत होती है। जहां पर पहले एक व्यक्ति की ड्यूटी होती है वहीं पर दूसरे व्यक्ति का राइट होता है। सेम विद पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं पर्यावरण की सुरक्षा करूंगी, मैं प्रदूषण नहीं करूंगी, ये मेरी ड्यूटी है। इसी को सपोर्ट करने के लिए क्या कहा गया कि हर एक व्यक्ति का अधिकार होगा कि वो स्वच्छ पर्यावरण को कंज्यूम करे, वो स्वच्छ पर्यावरण में रहे, ठीक है। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं राष्ट्रगान का सम्मान करूं, महिलाओं का सम्मान करूं। तो फंडामेंटल राइट क्या कहता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको जो है अगर आप फंडामेंटल वो ड्यूटी आपकी जो राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, अगर आप राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के विरोध में कुछ बोलते हैं तो वो क्या होगा, आप जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 का उल्लंघन कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आपके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है जो आप देश के खिलाफ बोल सके, क्योंकि ये राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक चिन्ह है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पनिश कर सकते हैं। महिलाओं का सम्मान करना क्या है, मेरा कर्तव्य है कि मैं महिलाओं का सम्मान करूं। जो फोर्थ हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें आता है मेरे को जो ये ड्यूटी है कि मैं महिलाओं का सम्मान करूं। तो हमारा फंडामेंटल राइट क्या कहता है, सभी महिलाओं को अधिकार होगा कि वो लोग ऊपर आने के लिए रिजर्वेशन की हेल्प लें। किसी भी महिला के साथ में कोई भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। एबॉलिशमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 17, हम महिलाओं को ऊपर लाने के लिए उनको लोक सेवाओं में अवसर प्रदान करेंगे। वी विल गिव अपॉर्चुनिटी टू लेडीज और वुमेन इन पब्लिक सर्विसेज। हम सभी महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे। जो काम पुरुष कर रहे हैं और वही काम अगर महिलाएं कर रही हैं तो हम ये नहीं करेंगे महिलाओं को कम वेतन दें, पुरुषों को ज्यादा वेतन दें। तो हम क्या करेंगे, महिलाओं को भी इक्वल पे देंगे। तो दीज आर द मीन्स ऑफ हम महिलाओं को सम्मान करने के लिए हम इस कंडीशन तक ला देंगे आप लोगों को कि आप महिलाओं का सम्मान खुद ब खुद करने लग जाए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, आईपीसी के माध्यम से आपको पनिश करेंगे। आप जबरदस्ती घूरेंगे तो भी हम पनिश करेंगे, पीछा करेंगे तो भी पनिश करेंगे, उनके साथ बदतमीजी करेंगे तो भी पनिश करेंगे, उनके लिए उल्टा पुल्टा गाना गाएंगे तो भी पनिश करेंगे, कुछ भी आप उनके साथ गलत काम करेंगे तो हम आपको पनिश करेंगे। क्यों? ताकि आप महिलाओं का सम्मान करें, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी कुछ हद तक जस्टिसिएबल हैं, अगर हम इस तरीके से कहें तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगा, ठीक है। So we can say that fundamental rights and fundamental duties both are very important for a person because both works together। जहां और वैसे भी हम लोग जब अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जाते हैं तो आप लोगों ने कभी पढ़ा है वहां पर क्या लिखा हुआ है, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार जहां अधिकार नहीं, वहां जहां कर्तव्य नहीं वहां अधिकार नहीं।
हमारी जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच भी यही कहती है कि भैया जहाँ पे कर्तव्य है वहीं पर ही अधिकार होगा। अगर आप अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास कोई राइट भी नहीं है कि जो आप क्लेम कर सकें। जैसे इस टाइम पे हमारा क्या ड्यूटी है कि हम घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के निकलें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। जैसे चरणजीत बाहर घूम रहे हैं आज, ये अपनी ड्यूटी ब्रीच कर रहा है। यहाँ पर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे को राइट है इस चीज का। क्यों? क्योंकि भाई राइट आपको है, लेकिन कंडीशंस ऐसी नहीं है कि आप अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर दे। आप कंडीशंस ऐसी नहीं है कि आप इस टाइम पे बाहर घूमें। ठीक है, चला गया, गायब हो गया। तो इसीलिए हम कहेंगे कि भाई देखिए, राइट टू ड्यूटी, आपकी जो राइट है वो ड्यूटीज के साथ साथ काम करती हैं। तो दैट्स इट फॉर द टॉपिक। हमें लगता है राइट एंड ड्यूटीज खत्म होता है, इसमें और कुछ भी नहीं है बताने के लिए। इस पे अगर ज्यादा से ज्यादा आएगा तो शॉर्ट नोट आ सकता है राइट एंड ड्यूटीज पे, बट राइट एंड डीपीएसपी पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है, फिर भी आप लोग से मैं ये कहूंगी कि और अच्छे से सुनिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इसको, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा आंसर लिखें। याद रखिए, देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किए फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए, फिर हमने इसमें अमेंडमेंट डिस्कस की, फिर इसके बाद हमने डीपीएसपी की कंडीशन डिस्कस की, फिर इसके बाद हमने फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में क्या रिलेशन है ये डिस्कस किया, फिर इसके बाद हमने 25th अमेंडमेंट एक्ट एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट डिस्कस किया, और इसी बीच में हमने केस लॉज डिस्कस किए थे, 5-6 केस लॉ जिसमें ये क्वेश्चंस उठे थे। फिर इसके बाद हमने क्या किया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद भी जो क्वेश्चंस रेज हुए वो क्वेश्चन सॉल्व किए अकॉर्डिंग टू द केसेस, एंड लास्ट में हमारे पास जो निकल के आया स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस एल अबू कबूर बाई के, वो ये निकल के आया कि भाई देखिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री हैं, इन दोनों में से किसी को भी ऊपर नीचे नहीं रखा जा सकता है, दोनों ही साथ साथ ही काम करेंगे। जैसे कि कौन से केस में कहा गया था, जैसे कि कहा गया था इसमें उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो अब ये खत्म हो जाता है यहीं पर ही टॉपिक। अब मैं आप लोग को इस टॉपिक पे छोड़ती हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कौन सा डिस्कस करें, न्यू डायमेंशंस ऑफ आर्टिकल 21 भटनागर सर शायद मंडे को डिस्कस करेंगे, तो वाला टॉपिक मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है, सेक्युलरिज्म इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये टॉपिक हमारे क्लास में नहीं हो पाया था, बट हमारा सेक्युलरिज्म जनरल सेंस में हो गया था ऑलमोस्ट। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हम लोग कल से डिस्कस करना शुरू करेंगे। कल तारीख क्या है, 24। कल छुट्टी है, कल ऑफ है, 24 तारीख। हाँ कल ऑफ है, 25 को भी ऑफ है। कल महावीर जयंती है, उसकी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, तो मंडे को भटनागर सर की क्लास अगर हुई तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो फिर आई विल टेक द सेक्युलरिज्म। ठीक, ओके मैम। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम वैसे ही घर पे बैठे अब काले छुट्टी चाहिए सबको। रिकॉर्डिंग ऑफ हो